हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट हमने पार्ट डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम है एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। तो अब यहाँ अपन क्या डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। देखो 6.1 जो था वो जितने भी हमारे मेजरमेंट्स के फॉर्मूलाज हैं, क्यूबॉइड के ले लो, है ना, 3D डायमेंशंस के ले लो, 2D डायमेंशन लो, उनको हमने डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया था, रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट किया था और वहां हमने अपना वो पार्ट कंप्लीट किया था। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो टेंजेंट और नॉर्मल को लेके। अब देखो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपने क्लास में कितना पढ़ा है, बट हाँ क्लास 11th के अंदर भी ये टॉपिक रिलेटेबल है आपके पास। और क्लास 12th में उसी टॉपिक के आगे कुछ इक्वेशंस ऐड कर दिए और उनको हम डेरिवेशंस कैसे निकालेंगे उन इक्वेशंस की, ये हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इक्वेशंस यूज होंगी जो क्लास 11th की थी, वो मैं एज इट इज बताऊंगा आपको, उनमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे अपन, वरना अपना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अपन को केवल 2-3 इक्वेशंस याद रखनी है। देखो टेंजेंट नॉर्मल में कुछ ज्यादा डिफरेंट वाली चीज नहीं है। 11th में अच्छा खासा था टॉपिक, मैं मानता हूँ, बट 12th के अंदर अपने पास इतना कुछ लेंथी वाला नहीं है सिलेबस। यहाँ पर हमें केवल कुछ इक्वेशंस याद रखनी है और इक्वेशंस को डायरेक्टली पुट करने के, कहाँ पुट होगी, कौन सी इक्वेशन, ये सीखना है। ठीक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द एक्सरसाइज 6.2। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल पर, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड कंटिन्यू। देखो यहाँ अपन पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में। तो क्या दे रखा है आपकी एमएल अग्रवाल बुक के अंदर, इसकी थ्योरी दे रखी है, तो मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। अपन यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं ग्रेडियंट एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। अब ये होता क्या है समझते हैं। देखो मान लो हमने सीखा है dy बाय dx को फाइंड करना, हमने dy बाय dx फाइंड करना सीखा है। इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, तो ये dy बाय dx जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसको रिप्रेजेंट करेगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है अभी समझाऊंगा। और किस कर्व के लिए, कर्व दे रखा है मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन की इक्वेशन है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक इक्वेशन दे दी है। इस इक्वेशन के लिए जो कर्व होगा उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो हम फाइंड करना सीखेंगे। किस पॉइंट पर, एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर। कैसे बनेगा ये पॉइंट बताता हूं मैं आपको, आ जाओ। ओके सो दिस इज आर कर्व, है ना, ये हमारा कर्व जा रहा है और ये इस लाइन से टच कर रही है, ये हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है। और इस पॉइंट पर हमें जो है अपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ, देखो एक सिंबल है आपके लिए, बुक में दे रखा है पिस्सी बोलते हैं इसको, ना, पी साइलेंट करके सी भी बोल सकते हैं, पीसी भी बोल सकते हैं। तो ये एक सिंबल है, ये हमारा क्या है, एंगल बिटवीन बिटवीन द बेस एक्स एक्सिस एंड दिस टेंजेंट। इन दोनों के मिड में जो एंगल बन रहा है ना, उसको ये सिंबल बोलते हैं ना। हम अभी तक जो पहले यूज करते थे वो थीटा यूज करते थे यहाँ पर इसकी जगह, अभी हम ये सिंबल यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप यहाँ पर सिंपली थीटा भी पुट कर सकते हो। तो ये जो एंगल है इज द विच द टेंजेंट टू द कर्व पी मेक्स विद द, ये जो टेंजेंट है जो पी से टच होके जा रहा है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को ये कहते हैं, है ना। तो अगर ये कंडीशन में आपको कोई एंगल दे रखा है, उस कंडीशन में जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा टू द कर्व, इस कर्व के साथ, कौन से कर्व के साथ, इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने बोला आपको इसकी इक्वेशन कुछ भी दे सकती है, मैं आपको यहाँ पर फंक्शन की कोई भी एफ एक्स मान के दे रहा हूं एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर। तो आपका यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होने वाला है, कहां पर, जहां पर ये टेंजेंट एक कर्व की पी पॉइंट पर टच करता है, उसे हम क्या कहेंगे, टेन थीटा। अभी हम यहां पर थीटा की जगह ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको टेन थीटा फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, यहां पर dy बाय dx फाइंड करेंगे। अब ये y क्या, y की इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3, अभी हम पीछे डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसका सिंपली dy बाय dx फाइंड करूं तो क्या करूंगा, 2x प्लस 0, ऐसे तो करूंगा। अगर आपको टेन थीटा या टेन ये सिंबल फाइंड करना है, इसका मतलब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इसका मतलब आप डायरेक्टली dy बाय dx फाइंड कर दो। अब ये dy बाय dx जो निकल के आएगा, मान लो 2x प्लस 3, इसको किस पॉइंट पर फाइंड करेंगे, पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। अब पी पॉइंट ऑब्वियस बात है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी एक्स कॉमा वाई इसके कुछ पॉइंट होंगे। मान लेते हैं पी पॉइंट के पॉइंट है जहां पर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है, मान लो ऐसा। अगर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, एक्स की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा और वाई तो है ही नहीं मेरे पास, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ समझ में आया क्या, मैंने इस 10, ठीक है, और इसका सिंबल की वैल्यू फाइंड कर ली है क्या, 4, इस इक्वेशन के लिए। बताओ समझ में आया। इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है।
क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना सीख लिया जो कि कर्व से टच होके जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट पॉइंट पी एक्स वाई, अगर ये मान लो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, है ना, मान लो ये जो हमारे पास ये जो कर्व दे रखा है ना, और ये जो टेंजेंट दे रखी है, ये जो टेंजेंट की लाइन दे रखी है, अगर ये पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, पैरेलल होती है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये पैरेलल होगी आपके पास, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। अभी यहां पर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आपके पास हट जाए यानी 90 हो जाए, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, ये नॉट इक्वल टू 90 है। क्या है ये? नॉट इक्वल टू 90। अगर ये वैल्यू ऐसी हो जाए सीधी, अगर ये वैल्यू कैसी हो जाए? ऐसी हो जाए सीधी, इसका मतलब पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो गई है? 90 हो गई है। अगर ये 90 हो जाए आपके पास, कितनी हो जाए? 90 हो जाए ये वैल्यू, तो आपको पता है टेन 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। कैसे पता करते हैं? साइन 90 अपॉन कॉस 90। क्लियर है? कॉस 90 की वैल्यू जीरो और इसका वैल्यू वन, इस तरीके से नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाती है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। अब अपन अगर इसको 90 ना करके इसको इस तरीके से पैरेलल कर देना, नॉट इक्वल्स टू 90 की कंडीशन क्या है? ये 90 नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो गया तो ऑब्वियसली बात है टेन ये सिंबल इक्वल टू जीरो और डिवाइड बाई डी, और यानी कि आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना, वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्रेडियंट। तो जो ग्रेडियंट ऑफ कर्व होता है एट पॉइंट पी या एट पॉइंट कोई भी पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट। समझ में आया? ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या? ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व फाइंड करने को कहे तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे टू द कर्व एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो टच करेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो अभी आप इसका पूरा थ्योरी समझो, फिर आप इसके एग्जाम्पल करना, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल्स किस तरीके से रिलेटेबल हो रहे हैं हमारे पास, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अपन आगे 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 आगे। ओके, टू फाइंड, आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अभी डायरेक्टली आपको इक्वेशंस याद रखनी है ना, हम यहाँ पर इक्वेशन बनाने हैं, पहले टेंजेंट की बनाएंगे फिर नॉर्मल की बनाएंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक कर्व दे रखा है, उसके साथ एक टेंजेंट जा रहा है, उसकी मुझे इक्वेशन बनानी है। तो मान रहा हूं मैं ऐसा कि कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक p पॉइंट है जो टच कर रहा है, जिसका पॉइंट है x1 और y1, ठीक है, और ये कहीं पर भी इस इक्वेशन के ना कहीं पर भी लाई कर रहा है। अब आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx फाइंड कर लोगे एट पॉइंट p के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे पुट कर देना। तो यहां पर अगर मैं आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहूं तो आप क्या कहोगे? सर हम dy बाय डी एक्स फाइंड कर देंगे एट पॉइंट p के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे dy बाय डी एक्स निकाल के पुट कर देंगे। अभी स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने कैसे। समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखना। हाँ, अब हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन आएगी, आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसका प्रूफ भी होता है बट अभी अपन प्रूफ पे नहीं चल रहे, अपन डायरेक्टली इक्वेशन याद करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी पूछा जाएगा तो आप y माइनस वाई वन करेंगे। इस वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अपन क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। dy बाय डी एक्स है ना स्लोप, इस स्लोप को अपन क्या लिखते हैं? m नाम दे। देखो ये x इक्वल्स टू x1 क्यों बोल रहा है? x1 वो पॉइंट है जो p कोऑर्डिनेट पर टच कर रहा है ना, ये पॉइंट, ये आपको गिवन होगा ना, m x माइनस x1। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ये x1 y1 पॉइंट आपके पास गिवन होंगे, x और y का पॉइंट गिवन नहीं होगा, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी लाइक दैट, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। मान लो ऐसा ना, इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, किसी भी कर्व के साथ, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको टॉपिक में, फिर बता रहा हूं, केवल आप इक्वेशंस पर गौर करो मेरी, है ना, और इन इक्वेशंस को आप नोट कर लो स्टार बना के, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पूरी बता दी है आपको बुक से, ताकि बुक से कंपेयर करने में आपको दिक्कत ना हो कि सर बुक में ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब, इसलिए मैंने सारी थ्योरी एक साथ बता दी आपको, है ना। आगे देखो, रिमार्क आपके पास क्या है? अगर मान लो कि dy बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसका, ठीक है, कैसे नहीं होगा आगे क्वेश्चन से देखेंगे। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है तब देन द टेंजेंट ऑफ p जो होगा इस पैरेलल टू y कंडीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल। टेंजेंट एट p पॉइंट पर जो मेरा टेंजेंट है वो पैरेलल किसकी हो जाएगा? y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? x माइनस एक्स इक्वल्स टू x1। कैसे? अभी मैंने एक इक्वेशन बताई आपको, ये पीछे इक्वेशन दे रखी है मेरे पास,
y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये कंडीशन दे रखी है मेरे पास। हाँ सर बिल्कुल दे रखी। अगर ये p जो है पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, मतलब कि नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन में आ जाए, उस कंडीशन में ये y माइनस वाई नॉट और ये m, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और केवल x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू एक्स वन। अभी इक्वेशंस, अभी आप केवल इनको डायरेक्टली याद रखो, हम इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बता दूंगा किस तरीके से इनके सॉल्यूशंस बनेंगे, कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके, है ना। अभी आप केवल इक्वेशंस पर ध्यान दो, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हो आप इनको। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा सॉल्व करने का, वो देख लो। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। एक इक्वेशन दे देंगे आपको, y इक्वल्स टू एफ एक्स समथिंग मैंने बताया, y इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री टाइप से, उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। उस dy बाई डी एक्स के अंदर एक पॉइंट गिवन होगा आपको x1 y1, उस पॉइंट को पुट करना है, वही आपका m होगा, वही आपका m होगा, और इसमें पुट कर देना है। अभी इक्वेशन बताई मैंने आपको, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है यहाँ पर, अच्छे से आ गया सभी को। इक्वेशन 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 याद कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं नॉर्मल पर। नॉर्मल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम है, वही कर्व गिवन होगा, वही p का पॉइंट गिवन होगा, वही dy बाई डी एक्स निकाला, बट कर्व की कंडीशन में जो m निकल कर आएगा ना, वो माइनस वन अपॉन, इसको m1 नाम दे दो, इसको m2 नाम दे दो। मतलब जो भी आपके पास m निकल कर आएगा उसको माइनस वन अपॉन रेसिप्रोकल कर देना है आपको, और इक्वेशन सेम टू सेम। देखो ये इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, y माइनस वाई वन, यहाँ अपन m पुट करते थे, उस m की जगह माइनस वन अपॉन m पुट करना है आपको, और x माइनस एक्स वन। यहाँ तो समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया। क्लियर है यहाँ पे सभी को अच्छे से, ठीक है। अब मान लो ये वाली कंडीशन मेरे पास जीरो हो जाए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन जो है नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए, तो ये इसके पास चल जाएगा, जीरो हो गया, ये इसके पास चल जाएगा, जीरो हो गया, क्या बच गया मेरे पास, x माइनस एक्स वन। ये लो, x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू जीरो बच गया, ये उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू एक्स वन बच गया, बस सिंपल। जो उसमें बताया वो इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। आ गया सबको समझ में। ओके, अब अगर मान लो ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, फिर से वही वाली चीज, अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन करता है, इसका मतलब जो इक्वेशन होगी p की, वो y इक्वल्स टू वाई वन हो जाएगी। ध्यान देना, अगर ये पूरी कंडीशन जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये पूरा हो गया जीरो आपका, खत्म। केवल y माइनस वाई वन इक्वल्स टू जीरो बचेगा, और y इक्वल्स टू वाई वन की कंडीशन हो जाएगी। समझ में आया। दोनों को याद कर लेना अच्छे से रिलेटेड, उसमें इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट होता था, x इक्वल्स टू एक्स वन वाली कंडीशन होती है हमारे पास। क्लियर है क्या सभी को। अब इसका भी एक प्रोसेस है, वो भी देख लेते हैं, प्रोसेस क्या है हमारे पास। देखो वही, पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करो, p के पॉइंट पुट करो, m निकालो, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, कैसे निकालेंगे, माइनस वन अपॉन दिस, फिर आप इस इक्वेशन पुट कर दो, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, बस आसान है, इसमें क्या है, ठीक है। ओके, कंडीशन ऑफ टू कर्व्स की कंडीशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो आपस में टच करते हो ऐसे, या फिर वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में हो। तो देखो फर्स्ट कंडीशन ये रही, जब ये दो कर्व आपस में ऐसे टच होंगे, है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं हम m1 इक्वल टू m1, यानी इसका m1 और इसका m2 दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया। सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों स्लोप ऑफ कर्व जो है वो आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, है ना, m1 m2 बी स्लोप ऑफ टेंजेंट p टू कर्व्स, देन कर्व्स कट द राइट एंगल एंड सेड टू बी कर्व ऑर्थोगोनली। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, m1 मल्टीप्लाई m2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन m2, ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 m2 इक्वल्स टू माइनस। ये सारे पॉइंट्स हम जब डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे ना तब यूज होंगे, अभी हम डायरेक्टली इनका फॉर्मूलाज और पैटर्न देख रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक, समझ में आ गया, दोनों कंडीशन समझ में आ गई ना, कर्व की एक बार टच करती है और एक बार इंटरसेक्ट करती है। इसका क्या प्रोसेस है, बिल्कुल आसान है, सॉल्व द इक्वेशन कर्व साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों इक्वेशन अलग अलग सेपरेट सॉल्व करो, दोनों की dy बाई dx निकालो। भाई एक y अलग है कर्व, एक y अलग है कर्व, दोनों का इक्वेशन सॉल्व करो सेपरेटली, दोनों से m निकालो। भाई एक को m नाम दूंगा, दूसरे को, इसको m1 इसको m2 नाम दो। अब आप ये चेक कर लो, अगर m1 इक्वल्स टू m2 आ रहा है, यानी दोनों की dy बाई dx की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कर्व टच करेंगे एक दूसरे को। और अगर ऐसा निकल के आ जाए कि m1 m2 को मल्टीप्लाई करके माइनस वन निकल कर आ जाए, तो ये पता लगेगा कि ये कर्व कट करेंगे राइट एंगल पर। समझ में आया सभी को, क्लियर है क्या। बताओ क्या समझ में नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इक्वेशन केवल एक याद रखनी है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस एक्स वन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने बता ही दिया आपको, दो तरीके हो गए, एक तो हो गया tan थीटा,
उसी को हम क्या कहते हैं एम, उसी को हम क्या कहते हैं dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीटेड फॉर द एक्सरसाइज 6.2। दिस इज द कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट फॉर्मुलाज फॉर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अगर आपने ये इतना थ्योरी अगर अच्छे से सीख लिया तो मैं बता रहा हूँ टेंजेंट नॉर्मल सबसे आसान कंसेप्ट लगने वाला है आपको। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस लेने हैं और जो भी इक्वेशन बोले वो पुट करके आंसर निकाल देना। बहुत आसान है इक्वेशंस निकालना, ठीक है। सो आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स आ गए। ओके, सो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जांपल नंबर 1 पर। कैसा लगा वीडियो, लेक्चर पसंद आया, समझ में आया? कुछ भी अगर डाउट लगे कमेंट सेक्शन है, फटाफट से बता देना। मैं विद इन 24 आवर्स आपको उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 में क्या है। ओके, गुड बाय।